गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। ये कृतिका का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी शरण लेते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उनका गांव ऐसी जगह पर है जहां पर हर साल जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो आकर यहां पर शरण लेते हैं। सावन भादों से ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गांव, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुड़ देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि स्पर्ति यानी कि वह जमीन जो जोती और बोई न जाती हो, और विभीषिका यानी भयंकरता। तो कह रहे हैं कि सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगाते हैं, कि बाढ़ की भयंकरता का अंदाज़ा लगा लेते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के रूप में प्रस्तुत कर चुका हूँ। कि मैं 10 वर्ष की उम्र से लेकर पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। और लिखने की बात में कि हाई स्कूल में मैंने लेख पर मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। कि मैंने अनेक ऐसे लेख लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं जिनमें बाढ़ की विभीषिकाओं का, बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। कि मैं अपने गांव में रहते हुए मैंने कभी भी बाढ़ को अनुभव नहीं किया, लेकिन सन 1967 में राजेंद्र नगर में 18 घंटे तक लगातार चलती हुई बारिश के कारण मैंने इस बाढ़ को देखा। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित यानी कि जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया, यानी पूरी तरह से डूब गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। ज्यों सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलधर डूबे गेछे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। कि जब मैं शहर का हाल देखने के लिए और कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तैयार हुआ तो रिक्शे वाले ने कहा कि अब कहाँ जाओगे, अब तक तो कॉफ़ी हाउस में पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरा अनवरत, अनगढ़ गद्य में स्वतगोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। धन्य है कि वो मेरी किसी भी रचना से कभी भी बोर नहीं होते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। कि सभी लोग पानी को देखने के लिए जा रहे थे। कोई मोटर पे था, कोई स्कूटर पे था, और सभी की एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया क्या, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड,
इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी, रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ जाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा मृत्यु का तरल दूत। कि मैंने कहा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु का तरल दूत यानी कि बाढ़ का पानी आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी बह रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे कि हजारों लोग उस पार के पानी को देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे कि जितने रामलीला की राम की रथ के लोग देखने के लिए आते हैं, उससे कम लोग नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक यानी गेरुए रंग का, आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सैने सैने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब बूझो। मैंने अपने आश्चर्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। कि मैंने अपने साहित्यिक मित्र से कहा कि ये वही आदमी है जिसकी चर्चा हर साहित्यिक गोष्ठी में होती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके। आकाशवाणी के पटना केंद्र में स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए कि हम लोग डर गए लेकिन सहज होने की कोशिश की, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे, बल्कि आज तो और दिनों से भी अधिक उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई भी प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन यानी कि जो पास में हो, कि इतने पास आते हुए आतंक से, संकट से भी कोई भी घबराया हुआ नहीं था।